हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। शुभ संध्या सभी को। आ जाइए फ्रेंड्स, योर टाइम इज़ नाउ। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। आप लोग ध्यान से आइए, टाइम से आइए। आपकी पंचुअलिटी मेंटेन होगी तो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। थोड़ा आप लोगों की पंचुअलिटी कम दिख रही है फ्रेंड्स, तो कोशिश करिए कि टाइम पर आके एक साथ लीजिए, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। आप सभी लोगों ने, मैंने आपको क्वेश्चंस करवाया था और आप लोगों ने रिप्लाई दिया उस सूत्र का, बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चों ने दिया है, जिन्होंने नहीं दिया कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश किया करिए कि कोई बात कही जा रही है तो उसको ज़रूर करिए। बहुत सारे बच्चों ने दिया था, काफ़ी अच्छा लगा कि आप लोगों ने बात की वैल्यू की और रिस्पांस दिया। आप सभी ने बहुत बढ़िया है, इसी तरह से पढ़ते रहिए। आप लोग के मैक्सिमम दो तीन गलत हुए थे, मैक्सिमम शायद 5 तक गलत गए हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जब 15 में 5 20 मैंने करवाए थे, 5 गलत कर रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा गलत कर रहे हो। 2-3 तक ही सीमित रहो, उससे ज़्यादा गलत पकड़ने की कोशिश मत करिए। इसीलिए पढ़िए अच्छे से, हर एक चीज़ को समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चंस इसी तरीके से आएंगे। अभी तो मैंने बहुत छोटे से सेक्शन से उठा के लिया, पूरा मिलाकर लूँगी तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। इसीलिए मैनेज करते हुए चलिए। 50 नंबर के पेपर में क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, 25 वाले में कम बनेंगे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर रहे हैं आज की इस क्लास को। यहाँ पर आज मैं आपको ये जो ज्योग्राफी का सेशन चल रहा था, उसमें आज ज्योग्राफी मैं ओवर करूँगी। अब ज्योग्राफी में ये लास्ट चैप्टर है आज का। ज्योग्राफी में अब कुछ नहीं बचा है, अब इसके बाद पॉलिटी पे हम चलेंगे। इसीलिए ये आपका ज्योग्राफी खत्म हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आपको एक बात ये कहना चाहती हूँ कि मैंने आपके लिए आपका मैथ ओवर कर दिया है। मैथ में अब क्वेश्चंस करवाने हैं, वो मैं आपको जल्दी ही करवाने वाली हूँ, ताकि एक एक सेक्शन खत्म हो जाए और ताकि एक सब्जेक्ट क्लियर रहे। मैथ करवा दिया मैंने, हिंदी मैंने करवा दिया है, मैंने आपको संस्कृत करवा दिया है, मैंने आपको कंप्यूटर करवा दिया है, मैंने आपको साइंस करवा दिया है। ठीक है, और मैंने आपको शिक्षण अधिगम जो पेपर 2 है वो भी करवा दिया है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। ठीक, 6 हो गए हैं आपका। और क्या बच रहा है? मैंने आपको ये एक ही आपका 7, तो हाँ सही तो है, 6 हो गया है। ये 7 आपका एसएसटी बच रहा है, जो कि होने वाला है, लेकिन वक्त लगेगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी पॉलिटी की क्लास बची हुई है। तो आपका ये एसएसटी बचा हुआ है और आपका सीडीपी बचा हुआ है। सीडीपी का कोर्स हर बार बहुत लंबा होता है, तो सीडीपी में तो अभी भैया और क्लासेस मिलेगी, सीधी सी बात है। एसएसटी में थोड़ा कम है, ज़्यादा नहीं पॉलिटी में, लेकिन क्लासेस होगी। मैं यहाँ पे आपका जो ये मान के चलिए कि 10 फरवरी तक या तो 15 फरवरी तक, जैसा भी होगा, आपके कोर्स ख़त्म कर दूंगी। लेकिन अब मैं आपको ये क्वेश्चंस का भी टर्म लेकर चल रही हूँ, जिसकी वजह से पढ़ाने वाली जो क्लासेस होगी उसको एक ही करूँगी। ठीक है, अब आपका मुझे यूपी टेट वाला भी कोर्स लेना है, क्योंकि अगर आपका पेपर अगर मई तक होता है, सपोज करिए कि पेपर मई तक होता है, इफ़ मतलब 1% मान लेते हैं, तो फ्रेंड्स मई में अगर होगा तो आपकी सीरीज़ भी ज़्यादा अगर सीरीज़ भी करवाने पूरा बैठेंगे, अच्छे से करने बैठेंगे, तो मान के चलिए कि 15 दिन में सीरीज़ भी ओवर हो जाएगी। जो मैं क्वेश्चंस करवाऊंगी, मुझे भी क्वेश्चंस बहुत सारे खोजने पड़ते हैं, तो उतना वक्त निकाल के सारी चीज़ों को क्या, वो भी 15 दिन में, तो 1 महीने में चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो अब पूरा मार्च बचेगा, पूरी अप्रैल बचेगी, क्या पढ़ेंगे फिर? कितना रिवीजन करेंगे बार बार वही चीज़ को, तो बोरिंग होगा। इससे अच्छा है कि हम, अगर सपोज करिए कि मई में होता है, मे भी मई में हो सकता है, एक चांस मुझे भी लग रही है देखने के हिसाब से। कोई बात नहीं, जो भी होगा बताएंगे। अभी आप आज की क्लास को यहाँ पर अटेंड करिए, प्रॉपर तरीके से समझिए। चलिए, अब आप लोगों की कुछ बचा नहीं है ज़्यादा, अब सिर्फ मुझे यही वाले ये और सीडीपी को ख़त्म करना है। तो मैं आपको इसको जल्दी से जल्दी आपको ओवर करके देने वाली हूँ। ये पहले ओवर करूँगी, फिर ये ओवर होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी अब एक क्लास जो है क्वेश्चंस की रहेगी। ठीक है, और एक क्लास आपकी ये वाली रहेगी। और जिस दिन से मैंने यूपी टेट स्टार्ट कर दिया कि अब आपको यूपी टेट भी क्लास देनी रहेगी, उस दिन से फिर आपकी ये जो डीएड की क्लास है वो एक क्लास होगी। बाकी फिर थर्ड सेमेस्टर की एक क्लास, उसके बाद यूपी टेट की एक क्लास। तो ऐसे मेरा सीन रहेगा। नहीं तो फ्रेंड 4-5 क्लास एक दिन में नहीं अटेंड कर पाएंगे। 35 30 मिनट की क्लास नॉट पॉसिबल कि मैं इतना अरेंज करके बना पाऊँ। इस वजह से आपके लिए ये अभी सूचना है जो मैं आपको बता रही हूँ, उसकी अलग से बनाने की कोई वीडियो ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैंने यहाँ पर बता दिया। ठीक है, चलिए फिर आज करते हैं स्टार्ट यहाँ पर क्लास। यहाँ पर नया चैप्टर जो है वो है भारत की जलवायु और वनस्पति। आप जुड़े हैं शानी क्लास, लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आप लोग मिस कर रहे हैं, ये गलत बात है। मेरी इतनी एनर्जी जा रही है तो उसका रिस्पॉन्स मुझे मिलना चाहिए फ्रेंड्स। और जो टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए, लिंक वहाँ पर आपको मिलेगा कमेंट बॉक्स में। आप या तो टेलीग्राम पर सर्च करिए शानी क्लासेस, आपको मिल जाएगा। वहाँ पे ज्वाइन करके आप बहुत सारी अपडेट से जुड़ सकते हैं। और मैंने टीचिंग की फाइल जो भी था, लेसन प्लान वगैरह काफ़ी कुछ शेयर कर दिया है, तो वहाँ से आप अपना लेके बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आज की क्लास को बनाते हैं, देखते हैं क्या है। हमें जलवायु और
वनस्पति, मौसम, इन सब के बारे में जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक छोटी सी हेडिंग है मौसम क्या होता है। हम अक्सर कहते हैं ना आज मौसम बड़ा सुहाना, आज मौसम में बड़ी गर्मी, अजीब सा मौसम है, ऐसा अक्सर हमेशा बोलते हैं। तो मौसम आखिर है क्या? कभी जानने का प्रयास किया कि हम इतना मौसम मौसम का नाम ले रहे हैं और मौसम ही नहीं पता हमें? तो यहाँ पर है कि वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन, इसमें तापमान चेंज होता है, इसमें बारिश आती है, इसमें सूर्य का रेडिएशन रहता है, इत्यादि शामिल होते हैं। मतलब आपको पता है कि दिन प्रतिदिन में जो चेंजेस होते रहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि आधे घंटे पहले धूप रहती है, आधे घंटे बाद एकदम बदरी हो जाती है, बादल हो जाता है, फिर कभी कभी बादल बारिश एकदम खूब घेर लेता है, बारिश होती है, बारिश होने के बाद फिर धूप निकल जाती है। अक्सर आपने ऐसा देखा होगा। तो वही है मौसम, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में दिन प्रतिदिन में चेंजेस हो रहे हैं, चाहे वो टेम्परेचर बढ़ रहा है, चाहे वो टेम्परेचर गिर रहा है, चाहे वो बारिश हो रही है, चाहे सूर्य का रेडिएशन हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो वो सब किस में आता है? वो सारे के सारे मौसम कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए। भारत में मौसम कितने प्रकार से क्या है? तो आप देखते हो सर्दी का मौसम जैसा कि अब चल रहा है, दिसंबर से फरवरी तक ठंड का मौसम रहता है। जी हाँ। गर्मी का मौसम मार्च से लेके ये मई तक नहीं कहेंगे, अगस्त तक कहेंगे, सितंबर लास्ट से थोड़ा ठंडा होने लगता है। और वर्षा का मौसम जून से लेके लगभग पूरे एरिया में रहता है। शरद का मौसम अक्टूबर से लेके नवंबर के महीने में रहता है। तो सर्दी, गर्मी, बारिश और शरद, ये 3-4 मौसम जो हमारे यहाँ मेनली आते हैं। ठीक है, तो ये मौसम है जो भारत में देखने को मिलते हैं आसानी से। अब बात कर लेते हैं शीत ऋतु की। शीत ऋतु में क्या होता है? क्या मतलब है कि ठंडे मौसम में सूर्य की सीधी किरणें नहीं पड़ती हैं। जी हाँ, जिसके कारण परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान कम हो जाता है। तो वो वहाँ पर जो ऋतु हो जाती है, जो ऋतु बन जाती है, वो शीत हो जाती है, ठंडी हो जाती है। अगर गर्मी की बात करते हैं तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें सीधी पड़ती, एकदम परपेंडिकुलर गिरती हैं, जिसके कारण वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है और पूरा टेम्परेचर गर्मी का माहौल क्रिएट कर देता है। आगे चलिए, वर्षा का मौसम, बारिश क्या है? तो यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम होता है कि मानसून कितना आगे बढ़ रहा है, कितना आ रहा है, उसे पता चलता है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी में अरब सागर को स्थल की ओर बहती हुई हवाएं रहती हैं। जब ये पवनें पहाड़ से टकराती हैं तब वर्षा होती है। अब बारिश का होना भी बहुत जरूरी है उत्तर प्रदेश में खासकर, क्योंकि अब की बार बारिश नहीं हुई थी। आप देखो धान की पूरी फसल खराब हो गई। ठंडी बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। ठंडी में बारिश वगैरह होती है थोड़ा बहुत, तो वो भी बहुत अच्छा होता है गेहूं के लिए। फ्रेंड्स, अगर अब की बार चावल भी देखो कितना आसमान छू रहा है, तो चावल भी नहीं मिलेगा सस्ता और गेहूं का भी रेट बढ़ जाएगा। तो आप खाओगे क्या? बेसिक आहार तो खाने का चावल और गेहूं ही। आप कितना मटर पनीर और कितना कुछ एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, एक हफ्ते से ज़्यादा कोई नहीं खा लेता। अगर आप पूरी ज़िंदगी दाल चावल इंसान खाएगा ना, तो आराम से दाल चावल बिना घी डाले भी खा सकता है। तो आप सोच सकते हो कि चावल और गेहूं कितना बेसिक चीज़ें हैं। तो वही बात है कि बारिश का जो सीन है, बारिश दोनों फसलों के लिए बहुत अच्छी है, चावल के लिए भी बहुत अच्छी है और गेहूं के लिए भी बहुत अच्छी है। तो ये ठंडी पड़ना, बारिश होना, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्षा का मौसम है जो आप देख सकते हो। चलो आगे आ जाओ, शरद की बात कर लेते हैं। कहता है कि इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर वापस बहती है। अब जो शरद ऋतु आ जाती है, तो जो हवा इस समय जो पवन स्थल मतलब हवाएं जो होती हैं, वो लौट कर बंगाल की खाड़ी की ओर वापस जाती हैं और मौसम के लौटने का ये जो मौसम है, ये शरद ऋतु कहलाता है। भारत के दक्षिण भागों में तमिलनाडु तक आंध्र प्रदेश से इस मौसम में वर्षा होती है। आगे चलिए, देखो ये सब बेसिक बातें हैं। शरद ऋतु क्या होती है, वर्षा का मौसम, इसमें से कोई जितनी बातें भी पढ़ाई है ना, सिर्फ जानो, क्योंकि मौसम की परिभाषा 1-2 बार पूछी गई, बाकी ये भारत में मौसम कितने कैसे हैं वो पूछा गया है। बट ये ऋतुओं के बारे में उतना नहीं पूछा गया है, 1-2 बातें शायद पूछी गई हैं, तो इसलिए बहुत परेशान नहीं होना। लेकिन जानते रहिए कि अगर आउट ऑफ कुछ बनता है तो आप कर ले, इसीलिए हर चीज़ बताते हैं आपको। ठीक है, चलो लाइक करके और जाओ फटाफट, जिन्होंने नहीं किया है करे। एनर्जी नहीं तो फिर कार्य कैसे होगा? चले आगे, हो गया सभी का पक्का? चलो आ जाओ, फटाफट आ जाओ। देखो ये प्रश्न बनता है कि जलवायु किसे कहते हैं, क्लाइमेट किसे कहते हैं। प्रश्न आता है 2 नंबर में, 1 नंबर में, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की जो औसत दशा को जलवायु कहते हैं। कोई भी एक स्थान हो, कोई भी प्लेस हो, वहाँ पर अनेक वर्षों में जो मेजरमेंट करने पे जो मौसम का एक एवरेज कंडीशन निकलती है, उसको हम जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु, ये एक बहुविकल्पी प्रश्न बनता है, ये एग्जामिनर भी पूछते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसे लिया भी कि भारत की जलवायु कैसी है, तो आप कहेंगे कि मैम भारत की जलवायु मानसूनी है, भूलना नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ इंपॉर्टेंट है, लिख लो यहीं पर करेक्ट। भारत की वो जलवायु कैसी है, तो भारत की जलवायु मानसूनी है।
मानसूनी शब्द जो है वो अरबी भाषा का मौसम से लिया गया, जिसका अर्थ होता है मौसम। ठीक है, ये वाला बीच वाला लाइन बिल्कुल नहीं भूलना। जलवायु किसे कहते हैं वो नहीं भूलना। जो लंबे समय तक बना रहता है, क्योंकि हमारे यहाँ देखो 6-6 महीने 3-3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है, बारिश का इतना, ठंडी का इतने से इतना, गर्मी का इतने से इतना, तो जो लॉन्ग टर्म तक रहता है, जो कंडीशन, जो वेदर लॉन्ग टर्म तक रहता है, वो जलवायु में आ जाता है। ठीक है, कभी कभी सालों साल भी देखने को मिलता है बहुत जगह। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्च, वो क्या है, उच्चवाच, अरे वही जो हाई हाई पे हाई वाटर वेपर होता है, कंडीशन होती, ह्यूमिडिटी वगैरह जो होती, वही कह रहा है, उस पर डिपेंड करता है। कितना ऊंचे पे है जलवायु, क्लाइमेट उसी पे डिपेंड करता है, कितनी ऊंचाई पे उसका मतलब शहर है या वो जगह है, समुद्र से उसकी दूरी कितनी है, ठीक है, कहाँ पर लोकेटेड है, टेम्परेचर कैसा है वहाँ पर, तो ये सारी चीज़ों से वहाँ की क्लाइमेट पे रिस्पॉन्स पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आते हैं एक नया टॉपिक पे। बात करते हैं भारत में जलवायु, भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता, ये क्या है? पहला पॉइंट, राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर में बीकानेर बहुत गर्म स्थान है। आपको पता है कि रेगिस्तान का जो एरिया होता है वो गर्मी के टाइम पर या दिन में कहेंगे बहुत गर्म चलता रहता है एकदम, लेकिन रात में वो उतना ही ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये डेली का सीन है, तो कितना चेंजेस है। जम्मू और कश्मीर के द्रास में कारगिल में बर्फीली ठंड, जम्मू कश्मीर श्रीनगर के एरिया में बर्फ है, एकदम ठंडी है, वो चौबीसों महीने ठंडी है वहाँ पर। तटीय क्षेत्र में मुंबई और कोलकाता में जलवायु माध्यम, एकदम मीडियम क्लाइमेट होता है, ना बहुत ठंडी होती है और ना बहुत, समुद्र तट होने के कारण वहाँ पे स्थानीय जो है, अब वहाँ पे स्थान आर्द्रता बहुत ज़्यादा, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने के कारण वहाँ पे उतना मतलब फर्क आप देखते हैं। मुंबई में कहाँ ठंडी पड़ती है, मुंबई का बैंगलोर का टेम्परेचर कुछ सेम सेम होता है, वहाँ बैंगलोर में भी नॉर्मल रहता है एकदम, ना बहुत कोई क्विल्ट विल्ट नहीं खरीदता, मतलब ठंडी का बहुत कम रहता है। और मुंबई में भी सेम दिखता है, स्वेट शर्ट सब पहनते हैं वही हल्की वाली, तो वो समुद्र का पास भी होना एक रीज़न है वहाँ पर। अब फिर देखो, विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय के मैसेनराम में होती है। ये एक प्रश्न आता है, इंपॉर्टेंट है कि भारत में भी अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ पर होती है, तो मैसेनराम में होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे पेपरों में आएगा। और मेघालय में है, कहाँ पे? मैसेनराम मेघालय में, भूलना नहीं, इंपॉर्टेंट है। चलो, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में पूरे साल का मौसम एक जैसा रहता है। भारत में उष्ण कटिबंध में आता है। यहाँ पर केरल चल जाओ, आंध्र प्रदेश चल जाओ, तमिलनाडु, एक जैसा मौसम रहता है पूरे साल भर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो आप देख रहे हो कि अभी इतने सारे राज्य हैं, सब में कुछ ना कुछ चेंजेस देख रहे हो। कहीं बारिश है तो कहीं पर पानी ज़्यादा है, कहीं पर आप देख रहे हो तो वो ठंडी ज़्यादा पड़ रही है, कहीं पर कुछ ज़्यादा पड़ रहा है। तो ये वेरिएशन है जो भारत की जलवायु में पाई जा रही है। कहीं पर धूप पड़ रही, कहीं पर नहीं पड़ रही, कहीं पर बाढ़ आ रही, कहीं पर ठंडी हो रही, कुछ भी हो रहा है। तो ये सब क्लाइमेट के रीजन के अपने पर्पज़ की वजह से है, लोकेशन की वजह से, ऊंचाई की वजह से है, इस वजह से ये सारी चीज़ें हैं। तो ये विभिन्नताएं हैं, जानते रहो। जो क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं, क्षेत्र अलग अलग है तो वेरिएशन अलग अलग है, बाकी बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है। अब आते हैं आगे, एक टॉपिक है, भारत की वनस्पतियों को 5 प्रकार में डिवाइड किया गया है। जितनी वेजिटेशन लाइफ है भारत में, उसको 5 मेन वर्ग में डिवाइड किया गया है। अब वो क्या है? पहला, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। दूसरा है उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन, कटीली झाड़ियां और पर्वतीय वनस्पति तथा मैंग्रोव वन। भूलना नहीं, बहुत अच्छा है ये टॉपिक। आइए फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक पे चर्चा करते हैं। ये चारों बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे प्रश्न बनते हैं। थोड़ा सा बीच बीच में इनकी परिभाषा, मतलब ये क्या है, इनके बारे में बताइए, ऐसे प्रश्न आपसे बन जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आइए पहला बात कर लेते हैं, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। ये क्या है? देखिए, अब आपको ध्यान रखना होगा, बहुत क्लियर, कि सदाबहार वन और वर्षा वन एक ही है, नहीं तो आप सोचिए कि दोनों अलग अलग है। अब देखो क्या कह रहा है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर बारिश बहुत होती है, लॉट्स ऑफ रेन। इसे इससे इतने घने होते हैं, ये इतने ज़्यादा घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश ज़मीन तक नहीं पहुँचता। ये इतना, मतलब इतना विशाल घना पेड़ होता है, जंगल मतलब वो पूरा एरिया बन जाता है जहाँ पर जमीन पे सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाती है। वृक्षों की अनेक प्रजातियां इन वनों में पाई जाती है। वृक्ष की बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रजातियां पाई जाती हैं इन जंगलों में। और ये वन वर्षा में अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं। फिर ये जब पत्तियां गिरने का समय आता है तो अलग अलग टाइम पर ये अपनी पत्तियां को गिराते हैं। फलता वे हमारे हरे भरे, वे हमेशा हरे भरे दिखाई देते हैं। उन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। पता है क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और सब में एक गुण ये रहता है कि
ये सदाबहार दिखने का सिर्फ एक ही रीज़न है कि इनकी पत्तियां जो फॉलन होता है, पतझड़ इनके यहाँ जो आता है, पतझड़ हर जगह आता है, हर पेड़ में आता है। जैसे कि अभी आप देखोगे तो अब पतझड़ जो है लगभग शुरू हुआ है। अभी मार्च वगैरह होली का आसपास का सीन रहेगा तो खूब पत्तियां गिरेंगी, लेकिन धूप जैसे मिलेगी पेड़ में फिर कल्ले आने लगते हैं। तो वैसे यहाँ पर जो पत्तियां गिरती हैं पौधों की वो अलग अलग, कभी इस पेड़ की गिरेगी तो कभी इस पेड़ की। तो ये पेड़ हरा रहेगा, फिर इसकी फिर कल्ला ले लेगी, मतलब वो जो कनखे निकलने लगते हैं हरे हरे, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ऐसे आप पूरे जंगल में देखो तो किसी का गिरेगा तो किसी का निकलेगा तो वो हरा हमेशा देगा। तो वही है कि हमेशा सदाबहार रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये समझ में आया कि ये हमेशा एवरग्रीन क्यों रहता है। आगे चलिए, एक हो गया देखो, ये लगभग एरिया बता देते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्य के कुछ भागों में, पश्चिमी तट में सक्रिय पट्टियों में पाए जाने वाले महोगनी के वृक्ष हैं, एबोनी के हैं और रोजवुड के हैं। महोगनी का प्लांट सुनने में ज़्यादा आता है, ठीक है, वो प्लांट के हैं, ध्यान रखना। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन क्या है? ये हमारे देश में बहुत बड़े भाग में इस प्रकार के वन पाए जाने लगे हैं अब। इस वनों को मानसूनी वन भी कहा, इनको हम मानसूनी वन भी कहते हैं। ये कम घने होते हैं, डेंस बड़े कम होते हैं और वर्ष में एक निश्चित समय पर अपनी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं। इन वनों में पाए जाने वाले जो पेड़ है वो साल का पेड़ होता है, सागौन का पेड़, पीपल का पेड़, नीम का पेड़, शीशम का पेड़। ये मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र के कुछ भागों में पाए जाते हैं। आप साल का पेड़ देखे होंगे, लकड़ी का काम बनता है, कारपेंटर वगैरह कार्य करते हैं इनसे। सागौन का आप देखे होगे, बड़ा बड़ा पत्ता होता है जिसमें हम वो चने वने खाते हैं, चाट वाट खाते हैं, तो सागौन का पत्ता ही तो होता है वो सन, ठीक है। चना चना भी कभी कभी जामुन के पत्तों में मिलता है। नीम आप जानते हो, शीशम आप जानते हो, लकड़ी उकड़ी बनती है, बेड सोफा वगैरह वगैरह। तो ये सब जो है ना, इनमें ये पतझड़ वन इसलिए कहलाते हैं उष्ण कटिबंधीय, क्योंकि जब इनका फॉलेशन होता है, फॉल होता है पत्तियां, तो एक टाइम पर होती हैं, एक साथ होती हैं। तो ये भी अब इंडिया में देखने को बहुत ज़्यादा मिलते हैं। बात कर लेते हैं कटीली झाड़ियों की। तो ये क्या है? इस प्रकार की वनस्पतियां देश के शुष्क भागों में, शुष्क मतलब जो ड्राई एरिया होता है वहां पर पाई जाती हैं। पानी की क्षति, क्योंकि पानी इतना कम होता है, पानी बहुत मात्रा में कम होता है, पीने के लिए नहीं तो पेड़ों में कहाँ से होगा। तो इनकी पत्तियां बड़े बड़े कांटों के रूप में चेंज हो जाती हैं। कांटे के रूप में चेंज क्यों होती है, ये मैंने आपको अनुकूलन में पढ़ाया था साइंस में। क्या रीजन रहता है कि जब पत्तियों में ज़्यादा जिंदा रहने के लिए पानी तो बहुत है नहीं, पत्तियां क्या करती हैं, अपना पानी स्टोर करके रखती हैं। अब पानी, क्योंकि आप जानते हो वो स्टोमेटा खुलता है, ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है पौधों में, जो कि पानी, गंदा पानी या जैसा पानी रहता है वो निकलता है। तो पत्तियों से चू चू के एकदम एकदम जो पत्तियां ऐसे बनी रहती हैं तो निकलता है पानी। तो अब ये रीजन हो जाए तो इसके लिए पत्तियां क्या करती हैं, अपने आप को कांटों के रूप में चेंज कर लेती हैं। कांटों के रूप में जब चेंज कर लेती हैं तो जो पौधे कांटेदार होते हैं ना वो बहुत गूदेदार होते हैं। गूदा मतलब समझ लो जली लाइक होता है, जल। जैसे आप एलोवेरा की पत्ती को छुओ तो एलोवेरा की पत्ती जो है राजस्थान के एरिया में ज़्यादा पाई जाती है। कैक्टस का प्लांट छुओ तो ऐसे क्यों, वो बाहर से एकदम हार्ड होता है, आप उसको अपने हाथ से छू ही नहीं सकते हो, आपके हाथों में चुभ जाएगा, कट जाएगा। इसी वजह से वो अपनी पत्तियों को कांटे के रूप में चेंज करें ताकि कोई जानवर वगैरह उनको खा भी ना पाए। और कांटे के रूप में एक चेंज करने का सिक्योरिटी के पर्पज से रहता है। दूसरा पर्पज ये होता है कि उनकी पत्तियों से जो ट्रांसपिरेशन, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया हो रही वो ना होने पाए। जो कांटे होंगे तो कांटे से वो क्रिया नहीं हो पाएगी, तो उनका जो पानी रहेगा वो नहीं बह पाएगा और मतलब बाहर नहीं निकल पाएगा, अंदर रहेगा। तो उनकी सूखने की जो चांसेस है वो कम रहेगी। तो आप कैक्टस का, खैर का, बबूल का, कीकर का ये सब देख सकते हो। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी घाट, इन सब पे, गुजरात में ये वाली झाड़ियाँ जो हैं बहुत मात्रा में वहाँ पर पाई जाती हैं। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आई? सिंपल सी बातें हैं, ध्यान से सुन लोगे तो आ जाएगा। आइए आगे चलते हैं, बात करते हैं मैंग्रोव वन की। ये क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे। ये वन खारे पानी में भी रह सकते हैं, जो एकदम सलाइन वाटर होता है। ये मुख्यतः पश्चिम बंगाल के सुंदरबन और अंडमान निकोबार के द्वीप समूह में पाए जाते हैं। उस एरिया में इनकी प्रेजेंस ज़्यादा देखने को मिलती है। और सुंदरी इस वृक्ष के वनों में महत्वपूर्ण प्रजाति है। इस प्रजाति के नाम पर क्षेत्र का नाम जो है वो सुंदरबन, वहाँ पर सुंदरी नाम का एक पौधा है जो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में, एक प्रजाति है जो जंगल में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से उस जंगल का नाम जो है सुंदरवन हो गया, क्योंकि ये पौधों की जो प्रेजेंस है उस जंगल में वो हर जगह पाई जाती है। तो ये मैंग्रोव वन है जो कहलाते हैं। तो 3-4 वनस्पतियाँ के बारे में, 5 वनस्पतियों के बारे में मैंने आपको क्लियर बताया। इनसे प्रश्न बनते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं। 4 मैंने बताए हैं, आपको ध्यान रखना है, सिंपल से आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। तो ये यहाँ पर हो गया, आगे बता दिया। अब एक टॉपिक और है इस ज्योग्राफी में जो आपको आता है,
वो भी उसका सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, वो हम बता दे रहे हैं। टॉपिक है खगोलीय संगठन, यानी कि जो खोज वाले संगठन है उनका क्या नाम है या कौन क्या है। तो पहले हम बात करते हैं नासा की। ये देखिए, ये है आपको एक प्रश्न बनता है, नासा क्या है। आप नासा का नाम तो बहुत बार सुने होंगे, आपको पता है कि ये अमेरिका की एक रिसर्च कंपनी है। तब इनके बारे में थोड़ी सी बातें आपको हमेशा आती हैं, तो वो हम आपको बताने चल रहे हैं। चलिए देखिए, प्रश्न बनता है नासा के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म हिंदी में भी याद रखना है और नासा का फुल फॉर्म इंग्लिश में भी याद रखना है, क्योंकि बहुविकल्पी में बनने की चांसेस है, नहीं तो लघुत्तरी में लिखने को आता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की एक स्वतंत्र संस्था है ये, ठीक है, जो अपने द्वारा छोड़े गए जो सैटेलाइट उपग्रह ये लोग छोड़ते हैं ऊपर, की मदद से हवा और अंतरिक्ष पर रिसर्च करते हैं। सारी सैटेलाइट वगैरह जो छोड़ी जाती है, सारे आर्टिफिशियल उपग्रह या नेचुरल उपग्रह जो भी हैं, ये सब क्या करते हैं, वहाँ की सारी लोकेशन या कोई भी चीज़ें रहती है तो वो आपको सर्च करके बताते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें हैं। तो नासा का मुख्य कार्य क्या है, अंतरिक्ष संबंधी कार्यक्रम और वैमानिकी एरोनॉटिक्स के ऊपर रिसर्च करना है कि वहाँ पर क्या है, कैसे है, हर चीज़ का पता लगा के वहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती रहती है। तो ये कार्य करने के लिए नासा वहाँ पर हर महीने, मतलब हर साल भर में कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार की 6 महीने पे साल भर में सैटेलाइट वगैरह वहाँ पर मतलब भेजी जाती है। तो ये इनका कार्य है। नासा का फुल फॉर्म याद रखिएगा, हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रबंधन। भूलना नहीं, क्योंकि टॉपिक बहुत अच्छा है। प्रश्न इसका ऑब्जेक्टिव में हर बार आया है, पिछले साल भी आया था और इस साल भी आएगा, क्योंकि ये काफ़ी बार रिपीट हो रहा है। देखो इनसे प्रश्न क्या बनेगा, नासा का मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में अमेरिका में है। ये लिखने को भी मिल सकता है, नहीं तो बहुविकल्पी में मिल सकता है, तो दोनों से खुद प्रिपेयर रहना आप लोग। नासा की स्थापना कब हुई है, तो नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई है। ये डेट नहीं भूलना, क्योंकि डेट जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में 1 नंबर में बन जाएगी और हम गलती करेंगे, इसीलिए इसकी डेट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुविकल्पी में आती है। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 में हुई है। यह दुनिया का अंतरिक्ष में सबसे बड़ा मिशन भेजने वाला संस्था रही है। तो ये नासा के बारे में है, जो कि अमेरिका की कंपनी है, अमेरिका में है। अब उसी का बात कर लेते हैं इसरो की। इसरो का भी नाम बहुत सुने होंगे। ये इसरो है जो कि इंडिया में है, ठीक है। ये हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पर क्या कहते हैं इसरो जैसे क्या है, कोई पूछता है, तो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना से, जिन्होंने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कहे गए हैं। ये विक्रम साराभाई की पूरी खोज थी, उन्होंने इस कार्य को चलाया था, शुरुआत की थी, और ये विक्रम साराभाई इसरो के पहले चेयरमैन भी बने थे उस टाइम पर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ये फुल फॉर्म है। भूलेगा जो अपना नंबर खुद करवाएगा, ध्यान रखना, क्योंकि प्रश्न में फुल फॉर्म और इनकी जो डेट है वो ऑब्जेक्टिव में हर बार आई है, और जो फुल फॉर्म है वो लिखने को आया है। तो भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान का मुख्यालय कर्नाटक प्रांत में राजधानी बेंगलुरु में है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान की संगठन जो हुई है वो 1969 में हुई है। तो दोनों संगठन इसरो और नासा कब हुआ है, इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये प्रश्न, इनकी जो तारीख है वो नहीं भूलना है, क्योंकि उनसे ही प्रश्न बनता है। बाकी इससे संबंधित कोई बात आपसे, इनके कार्य और तमाम चीज़ें कुछ भी नहीं पूछेगा, सिर्फ ये कब बने हैं और कहाँ पर इनकी राजधानी है। पहला प्रश्न, इसरो के मतलब को परिभाषित कीजिए क्या है, तो आप बताएंगे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपको फुल फॉर्म लिखना होगा। दूसरा है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान, इसरो का गठन किस वर्ष में हुआ है, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया कि 1969 में हुआ है। तो ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको बन जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पर करती हूँ ओवर। आपको ज्योग्राफी का जो सेक्शन है वो मैंने एसएसटी में ज्योग्राफी का ख़त्म कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ पढ़ने को कुछ बचा हुआ है, तो वो सिविक्स है, जो कि शायद 2 चैप्टर या 3 चैप्टर जैसा भी है। पूरी डिटेल हम बता देंगे। अब सिर्फ एक सेक्शन बचा हुआ है, नहीं तो 50 नंबर का ये भी टॉपिक मैंने ओवर कर दिया। अब ये जल्दी से मैं पहले ओवर करके तब आपको सीडीपी का करवाऊंगी, क्योंकि सीडीपी फिर लास्ट बचेगा। फिर हमारे पास हमारा सारा कोर्स 8 सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। आप तैयारी आपको करनी है, रिवीजन करना है, सीरीज आपको पढ़नी है और फिर एग्जाम के लिए देना है। तो ये रही क्लास आज की। कोई दिक्कत होती है अगर, तो कमेंट बॉक्स में सिंपली पूछ लीजिएगा, क्योंकि बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। जो प्रश्न बनेगा वो मैंने आपको बता दिया है। मिलते हैं फिर फ्रेंड्स नेक्स्ट, आपको नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ नई बातें। तब तक के लिए टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।